इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर मेरा दिलबर। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। और मंथन में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता, यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। बुलडोजर चला तो खैर नहीं। बड़े सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। बता दें कि पूरे देश में मनमाने तरीके से बुलडोजर एक्शन पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया है। जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि हम इस बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लागू करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत फैसला दे रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर चलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा, अब किसी गरीब का मकान नहीं गिरेगा। सरकार के बुलडोजर एक्शन ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी को क्या हो सकती है। कोर्ट ने दोषी कर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। इस पर अलग अलग रिएक्शन है, जरा वो सुन लेते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती हूँ। दूसरा, ये शुरू से कांग्रेस और राहुल गांधी जी कह रहे थे कि ये इनलीगल है, आप इस तरह से बुलडोज संस्कृति नहीं चला सकते, जबकि संविधान और कानून हमें कोई भी कार्रवाई करने के लिए संवैधानिक तरीका देता है, कानूनी तरीका देता है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोज संस्कृति को बिल्कुल सिरे से खारिज किया है। खारिज ही नहीं किया है, उल्टा भाजपा और भाजपा के मुख्यमंत्रियों को लोगों के सामने उनका जो चेहरा है वो सामने लाया है कि ये ना संविधान को मानते हैं और ना ही देश के कानून को मानते हैं। ऐसा है कि बुलडोजर राज से देश की कानून व्यवस्था, संविधान और लोकतंत्र नहीं चल सकता। ये बात पहले दिन से हम कह रहे हैं।
बड़ी मुश्किल से कोई गरीब आदमी मेहनत करके अपना आशियाना बनाता है, उसके ऊपर आप बुलडोजर चला देते हैं। छोटी सी दुकान लगाता है, उसके ऊपर आप बुलडोजर चला देते हैं। ऐसे देश नहीं चलेगा। मैं समझता हूं इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश के संविधान, लोकतंत्र और कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास जगेगा और बढ़ेगा। अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में होने वाले ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया था। मैं थोड़ा ये मामला बता दे रहा हूँ कि एक्शन मामला है क्या। जहांगीरपुरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद अभियान पर रोक लगा दी गई। हालांकि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह आदेश दे कि कोई अधिकारी दंड रूप में बुलडोजर कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकता है। अगस्त में मध्य प्रदेश और राजस्थान में अधिकारियों द्वारा बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ 2 याचिकाएं न्यायालय में दायर की गई थी। इनमें से एक उदयपुर में मामला संबंधित था, जहां एक व्यक्ति के घर इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि वो किराएदार के बेटे पर अपराध का आरोप था। यूपी के ऐसे मामले याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने कहा केवल इसलिए किसी व्यक्ति के अपराध में शामिल होने का आरोप है उसे ध्वस्तीकरण का आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये याचिकाएं पहुंची तो इसकी सुनवाई, इसके जवाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता कि उस पर किसी अपराध का आरोप है। न्यायमूर्ति ने कहा अगर वो दोषी भी है तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता। कानून के अनुसार प्रक्रिया की जाए और उसके तहत गिराए। कानून अगर चाहेगा तो ही आप उसको कर सकते हैं। 17 सितंबर के आदेश को कुछ समय बाद असम के 47 निवासियों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक अवमानना याचिका दायर की। न्यायालय ने इस अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इस पर 28 सितंबर को गिर सोमनाथ में अधिकारियों द्वारा मुस्लिम धार्मिक और रिहायशी स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए एक अवमानना की याचिका दायर की गई। 25 अक्टूबर को गुजरात सरकार ने न्यायालय में कहा कि गिर सोमनाथ में भूमि जहां संरचनाओं को ध्वस्त किया गया था सरकार के पास रहेगी और मामले की अगली सुनवाई तक किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें कहा कि बुलडोजर कार्रवाई को घर छीनने का मौलिक अधिकार का हनन बताया है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति का मकान नहीं गिरा सकती कि किसी अपराध में आरोपी दोषी है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती। केवल आरोप के आधार पर यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करती है तो वह कानून और शासन पर हमला होगा। कार्यपालिका जज बनकर आरोपी व्यक्ति की संपत्ति ध्वस्त नहीं कर सकती है। सख्त लहजे में ये सारी बातें हुई और इसके लिए सब लोग बार बार कह रहे थे ना कि भाई इस कार्रवाई पे चाहिए। उस पर रखेंगे। तनुज दीक्षित हैं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, जयप्रकाश जी हैं पूर्व IPS, देवेंद्र प्रमुख बीजेपी नेता, अनिल झा सपा प्रवक्ता और महेंद्र सिंह है वरिष्ठ पत्रकार। तनुज दीक्षित के पास चलेंगे। तनुज, सबसे पहले आप इसको और थोड़ा अच्छे से रिफाइन करके हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये विपक्ष कह रहा है कि हम लोगों ने जिस तरीके से चीज़ों को किया, हम लगातार ये कह रहे थे कि बुलडोजर की कार्रवाई अवैध है, इसको नहीं करना चाहिए, इससे चीज़ें खतरे में, तो उन्हें ये लग रहा है कि हमारी बातें जो हैं वो सही जगह पहुंच गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कह दिया कि ये तो मौलिक घर छीनने का मौलिक अधिकार का हनन है। तनुज, अनम्यूट कर लीजिए तनुज अपने आप को। विगत 1 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देश भर में किसी भी बुलडोजर कार्रवाई के लिए एक स्टे दिया गया था और साथ ही ये जानकारी दी गई थी कि हम मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जल्द ही एक गाइडलाइन जारी करेगा। हालांकि इस देश में ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से प्रदेश सरकारों के द्वारा आए दिन बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, उसको लेकर के जो याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी थी उसको लेकर के एक अलग से विशेष गाइडलाइन बनाने की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विगत माह 1 अक्टूबर को अपने आदेश में कही थी। आज उन गाइडलाइंस को जारी किया गया है और लगभग 15 बिंदुओं में 15 पॉइंट्स के अंदर वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने सभी के बीच में रखी है, जिसके अंदर अब किसी का भी घर बिना कोई नोटिस, खास करके एक नोटिस वहां जो मालिक है उसको भी देना होगा, उनकी दीवार पे भी चिपकाना होगा, एक शो कॉज नोटिस देना होगा, रिप्लाई के लिए उनको समय देना होगा। लगभग 15 दिन के समय की बात कही गई है। अगर उसके बावजूद अगर स्टे नहीं मिलता है तो फिर कोई आगे कार्रवाई होगी और अगर ऐसे में
कोई निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है तो उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी। जिला मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर होते हैं उनको इसकी सूचना करानी होगी और वो कलेक्टर एक अपने नोडल अधिकारी को अपॉइंट करेंगे और उनके तत्वाधान में कार्रवाई होगी। अगर किसी भी रूप में इस तरीके के अवैध निर्माण को अगर ध्वस्त किया जाता है बिना किसी ये सब कार्रवाई के, तो ऐसे में उसकी वसूली जो संबंधित, क्योंकि अब उनका पूरा शीट बनेगी, कौन अधिकारी अपॉइंट हुआ है, किसकी आज्ञा से जो है निर्माण का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से गाइडलाइन जो बनाई उसमें लिखा है। और अब उनसे ही इसकी वसूली, अगर मान लीजिए किसी रूप से ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते हैं और किसी का निर्माण ध्वस्त किया जाता है, तो ऐसी वसूली जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार वो संबंधित अधिकारी से भी की जाएगी, ऐसी इस गाइडलाइंस में बात है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि रातों रात, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती, रातों रात किसी को बेघर करना बिल्कुल गलत माना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और उन्होंने कहा ऐसे में उन्हें बिल्कुल समय मिलना चाहिए। जी विशाल जी। और एक मेरा सवाल ये भाई, क्या इस पूरी गाइडलाइन में, चूंकि अभी मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा हूँ कि आप पूरे घर को कैसे अवैध, मतलब ये मेरा सवाल भी है कि पूरे घर को कोई कैसे अवैध करार कर सकता है कि एक पर्टिकुलर हिस्सा होगा या ये पूरी ज़मीन पे बना तो जो नक्शा पास करेंगे तो पूरी चेन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा मुझे लगता है कि इसको आपको रोकना भी तो पड़ेगा कि मान लीजिए किसी ने उसका नक्शा पास कराया, किसने ज़मीन आवंटित करवाई, किसने क्या किया, तो ये तो पूरी चेन है। तनुज। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, घर के अंदर कुछ अवैध निर्माण हो सकता है, पर वो अवैध निर्माण पर्टिकुलर वाकई में हो तो ही ठीक रहेगा। ये भी देखिए गाइडलाइन के अंदर इसीलिए व्यवस्थित रूप से कार्रवाई हो, इसी के लिए माननीय न्यायालय के पास सामने भी अपनी जो पक्षकार है वो जा सके, ये सबको ध्यान में रखा गया है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम बिंदु ये भी कहा है कि सड़क किनारे, नदी किनारे अगर कोई अवैध अतिक्रमण है जो वाकई में अवैध है, तो उनको तोड़ने के लिए वो मना नहीं कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ उन घरों को, उन प्रॉपर्टीज को, ऐसी कोई एसेट्स को तोड़ने के लिए ये सारी गाइडलाइंस बनाई गई हैं जो कि किसी वैध यानी रजिस्टर्ड या रजिस्ट्री करी हुई जमीन पर हो और उसके अंदर कुछ अवैध निर्माण किया गया हो, जो बात आप कर रहे हैं विशाल जी। जी चलिए, मैं महेंद्र सिंह जी के पास चलूंगा। महेंद्र जी, कई बार बुलडोजर को लेकर चर्चा हुई है और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उससे अनिल झा या तमाम इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो बड़ा खुश हैं। जी विशाल जी, नेताओं को तो खुश होना ही चाहिए, लेकिन आम पब्लिक को भी खुश होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और संवैधानिक तौर पर जो सरकारें काम नहीं करती हैं उनके लिए बहुत एक तरीके से कहा जाए कि सबक सीखने की जरूरत है कि आप किस तरीके से जुडिशियल पावर्स अपने हाथ में ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसी बात की ज्यादा चिंता थी कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है या सरकारें हैं, ये जुडिशियल पावर यानी कोर्ट के पावर अपने हाथ में लेकर के और न्याय करने बैठ जाते हैं जबकि उनका कोई काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर फोकस किया है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको इस तरीके से कार्रवाई, आप मनमाने तरीके से कार्रवाई करते हो और फिर जानते ही आप अधिकारियों का आप थोड़ा सा इशारा करिए और वो अधिकारी अपने आप के पॉइंट बनाने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो ये चरित्र है ब्यूरोक्रेसी का। तो इसलिए जब जो सर जहां पर विपक्ष में होगी पार्टी वो इस पर बड़ा स्वागत कर रही होगी और जो पार्टी सत्ता में होगी उसको लग रहा होगा कि मेरे हाथ बांध दिए सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी के हाथ नहीं बांधे, सुप्रीम कोर्ट ने किसी के खिलाफ नहीं दिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्याय संगत नहीं है, आप अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें, आप बलपूर्वक किसी को आप बेघर कर देते हैं जिसके बाद में आप खानापूर्ति, कई जगहों तो ऐसा होता है 4 घंटे पहले नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस थमा दिया गया और बुलडोजर साथ में आ रहा है और 1 दिन पहले की डेट डाल के वो नोटिस भी आ जाता है। तो ये इसीलिए मुझे लगता है इस बार कहा गया कि डाक के जरिए भेजिए, 3 जगह एंट्री होगी, डाक के जरिए भेजिए विशाल जी। और उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर वेबसाइट बनाइए, पोर्टल बनाइए जिसपे डिजिटल वो नोटिस आना चाहिए उस पर, और हर एक नोटिस आना चाहिए, नोडल अधिकारी बनेगा। अब जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी ना तो फिर अब इस तरीके की कार्रवाइयां नहीं होंगी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। तो अब आप अवमानना, जब कोई अधिकारी अवमानना नहीं झेलना चाहता क्योंकि उसके बाद फिर उसकी नौकरी पर, उसके प्रमोशन पर, उसके तमाम चीजों पर बड़ा फर्क पड़ता है। तो
अब कम से कम ये कहा जा सकता है कि मनमानी तरीके से कार्रवाई कोई नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सरकारी जमीन पे अगर कोई है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तोड़ सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी का घर उजाड़ देते हैं और सिर्फ इसलिए कि वो एक क्रिमिनल है, तो पूरा परिवार क्रिमिनल तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना। और सिर्फ आप कई तो ऐसे होते हैं कि जरा सा छज्जा उनका निकला हुआ है, मास्टर उनके मैप जो नक्शा पास होता है नहीं है, तो छज्जे को इस तरीके से गिराते हैं कि अंदर तक का पूरा हिल जाए पूरा मकान। तो ये सब चीजें बदमाशी होती है और कुछ तो ये सब चीजें अब शायद रुकेंगे, तो ये फैसला बहुत अच्छा है। मतलब और किसी भी चीज में ऐसे ही जैसे फैसला एनकाउंटर को लेकर के बात होती है कि किस तरीके से एनकाउंटर कर देती है पुलिस, वो भी मतलब उस तरीके कई बार सुप्रीम कोर्ट बहुत बार फटकार लगा चुका है। तो उसी तरीके का ये भी मामला था कि बुलडोजर, और इसको तो पॉलिटिकल इतना ज्यादा वो सिंबलाइज करने लगे थे कि कहीं भी रैली हो रही तो बुलडोजर लेकर के चले गए, एक प्रतीक बना दिया, मुझे लगता है ना कि एक प्रतीक बना दिया उसको कि एक, अब वो सीधा जाता बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर, धामी का बुलडोजर, एक सबक सिखा सकते हैं किसी को। ये जो प्रतीक है ना कि हमारे पास ताकत है, हम सबक सिखा सकते हैं। तो जहां पर भी बदले की भावना से कार्रवाई लगती है, आप बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर चलाने में कोई दिक्कत नहीं, और बहुत समय से चल रहा है ये तो बुलडोजर तो बहुत समय से चल रहा है। हाँ, जैसा चलाना चाहिए वैसा चलाइए, कौन रोक रहा है? अगर अपराधी है उसको सही प्रक्रिया के तहत आप बुलडोजर, अगर अवैध है गिरा दीजिए, किसी को नहीं। दिक्कत ये होती थी जब आप नियमों का पालन नहीं करते, तब दिक्कत होती है। तो ये ठीक रहा है, इसमें बहुत स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल। जयप्रकाश जी है पूर्व IPS सर, आप तक आवाज़ अगर पहुंच रही हो, आप इस पूरे निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का ये आदेश तो हर व्यक्ति इसका स्वागत करना चाहिए। कोई भी कार्रवाई न्यायपूर्ण होनी चाहिए। न्यायालय ने यही बात कही है कि यदि आप कोई कार्रवाई कर रहे हो तो वो विधि के दायरे में हो, विधि के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। यही आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, तो इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। और माननीय न्यायालय ने उन्हीं प्रक्रियाओं पर टिप्पणी की है कि जो न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए इस तरह की कार्रवाई के लिए, वो नहीं अपनाई गई है, उन्हीं पर टिप्पणियां हैं। वैसे न्यायपूर्ण कार्रवाई पर मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में तो इसे सभी को स्वागत करना चाहिए। देवेंद्र प्रमुख जी, क्या कहेंगे? इस बार तो आप लोग तो बड़ा रैलियों में जा रहे थे। मैं तो एक मेयर को जानता हूं, वो तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कई बार बुलडोज़र पर चढ़कर डांस भी कर देते हैं, कभी बुलडोज़र से फूल, मतलब मुझे लगता है आप लोग को, जैसे अखिलेश यादव ने कहा था ना कि इसका हैंडल कहीं भी घूम सकता है, इसका आप लोग को चुनाव चिन्ह बदल लेना चाहिए, वो सारी बातें अब कैसे करेंगे? अब बुलडोज़र चलाने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी भाई, वरना पहले तो जिसका मन किया बुलडोज़र चला दिया। और प्रधानमंत्री आवास योजना के घर गिरवा दिए हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है, पता चला कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको घर मिला, वो भी घर गिर गया, कह रहे नहीं अवैध बना है। देवेंद्र जी। विशाल सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आई है। सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का स्वागत करता हूं तहे दिल से जी, और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक प्रक्रिया जो है, आज पूरे देश में एक मैसेज गया है। कभी किसी बात को अगर तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लगभग आधे से कहीं ज्यादा 70% भी कह सकते हो, 80% तक का हिस्सा जो है पूरे देश में प्रदेश वाइज है, हमारी जिम्मेदारी है। और हम अगर जनता के लिए काम नहीं कर पाए या जनता की खुशी के लिए काम नहीं कर पाए, तो फिर इसमें तो हमारे लिए कोई फायदे वाली बात नहीं, नुकसान वाली बात है। और विशाल सर, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का ये धन्यवाद करना चाहता हूं और जयप्रकाश सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से बहुत छोटे संक्षेप में ये कहा कि यही होता है, ज्यादा जो है बुद्धिजीवी जब वर्ग होता है ना पैनल में, तो ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी को कोई नहीं, सिर्फ दिशा निर्देश जो चीज होनी चाहिए वहां के लिए इंगित किया है।
अब आप सरकार पर बात कर रहे हैं, मैं ये आपको गारंटी और तयशुदा कहता हूं कि सरकार जो भी कार्रवाई करती है वो कभी भी गलत काम करने का, एक भी व्यक्ति का घर गिराने का काम नहीं करती। हाँ, हो सकता है कहीं कोई चूक हुई हो, कोई ये आपसी या जल्दबाजी में इस तरीके का डिसीजन किसी अधिकारी की चूक रह गई हो, उसके लिए अगर कोई जांच का विषय है तो निश्चित चाहे सरकार को दंड देना पड़े या अधिकारी को जो है दंडित किया जाए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि न्याय होना चाहिए, मैं कहता हूं आपसे। लेकिन साथ साथ ये भी कहता हूं मैं विशाल सर कि ये जो डिसीजन लिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और पूरे देश में इसको जो सराहा गया है, इसमें ईमानदारी नहीं होती तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं, देश की सड़कों पर लोग मिलते जैसे पहले मिलते थे। देश जलता था भाई, दंगाइयों से, दंगों से, आग से, क्राइम से, मर्डर से। क्या क्या नहीं बदला है प्रदेश में? इस बुलडोजर ने क्या नहीं बदला है प्रदेश में? अरे वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाते थे, न्याय तक, थाने चौकी तक केस खत्म हो जाते थे। मैं आप डंके की चोट पर बोल रहा हूं और फिर कहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन सरकार करती है और करती रहेगी। एक भी घर, एक भी किसी का जो है मकान इस तरह नहीं गिरने का कोई आदेश था से पहले और ना दिया जाएगा। जो अवैध संपत्ति हैं, जो क्राइम से इकट्ठी की गई हैं, जो लोगों ने जिनके पास ना कोई कागजात हैं, ना जमीनों की कोई रिकॉर्ड थे, उनके महल खड़े हुए भाई, उनकी बड़ी बड़ी अटारियों के साथ होटल्स, बिल्डिंग्स बनी, कॉलेज बने, तो ये सब जांच के विषय हैं मित्र। इनकी जांच होती है तब इन पर कार्रवाई होती है। हाँ, विपक्ष के लिए एक मुद्दा है और विपक्ष का मैं स्वागत करता हूं। भाई विपक्ष जो है अगर वो अपना काम नहीं करेगा, अगर विपक्ष के पास हमसे विकास से संबंधित पूछने के लिए जानकारी नहीं है, तो फिर उसके लिए अच्छा मुद्दा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नहीं, जनता को डिसीजन दिया है, जनता के हित में दिया है और उसमें जनता ही सरकार का हिस्सा और सरकार जनता की है। विपक्ष का काम आवाज उठाना, उठाइए। अगर हम जनता के लिए काम नहीं कर पाए, जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो फिर कैसी सरकार, फिर काहे की सरकार, फिर काहे का समर्थन? मैं तो फिर कहता हूं एक एक चीज की जांच हो, बारीकी से हो, कहीं चूक हुई है तो हम तैयार हैं, लेकिन आगे ये गलतफहमी ना पालें कि बुलडोजर की वजह से या जो क्रिमिनलों पर कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं ढील मिलेगी। ना थी ढील है, ना रहेगी। सरकार अपना काम करेगी। जनता की सुरक्षा पहली प्राथमिकता माननीय योगी जी की है, थी और रहेगी। ये डंके की चोट पर है, बुलडोजर की कोई बात नहीं। चलिए, नहीं, आपके एक सांसद हुआ करते थे, क्या कहते हैं हम, आजमगढ़ से, वो तो गाना बना दिए थे, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं। ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है सर, किसने क्या क्या बनाया, शपथ ग्रहण में गा रहे थे। लगू तो मैं विपक्ष की बात सुनोगे आप जो है पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। नहीं, मैंने तो अभी देखा, अब वो बुलडोजर में बात थी, बात बताने लगू ना आपको जी, मेरे लिए अभी आप 20 से 25 मिनट तक भी मुझे नहीं रोक पाओगे। चलिए विशाल सर, फिर आप कहोगे कि मैं तो चर्चा के लिए बैठा था। चलिए, आप विपक्ष पर बच जाइए। मैं आज ताजा चर्चा करना चाहता हूँ, पैनल अच्छा है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ, जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल झा का रुख करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं अनिल झा का, सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, लगातार अभी मैं अखिलेश यादव को भी सुन रहा था, किस तरीके से वो आज अपनी जनसभा में इस बात को कोट कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं और भी अन्य नेताओं को सुन रहा था। जीत आप लोग इसे अपनी मान रहे हैं जिस हिसाब से आपके बयान हैं, लेकिन बात देवेंद्र प्रमुख की भी ठीक लग रही मुझे कि भाई, और महेंद्र सिंह जी ने भी बात सही की। देवेंद्र प्रमुख ने कहा कि भैया जो हो रहा था सब कानून के दायरे में हो रहा था और जिसने गलत तरीके से चीज़ों को किया उसके घर गिरे। महेंद्र सिंह जी ने एक बात कही कि अगर छज्जा भी अवैध था तो उसको जब गिराया जाता था तो पूरी नींव हिल जाती थी, ऐसा छज्जा गिराया।
तो तमाम चीज़ें थी। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए विशाल जी, जी ये जीत उन तानाशाही सरकार के खिलाफ है, उन तानाशाही रवैये से चलाने वाले नेता के खिलाफ है, उन तानाशाही और अनपढ़ कुपढ़ जो अधिकारी जो चाटुकारिता करते हुए नेताओं के और अपना नंबर पाने के जोड़ में होड़ में जो इस तरह की क्रियाकलाप कर रहे थे, ये उसके खिलाफ। ये जीत वाकई में जनता की है, ये जीत हमारी और आपकी भी है, क्योंकि कल को हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि किसी मुकदमे में अगर खाली आपका हमारा नाम चला जाता तो हमारा आपका घर भी गिर सकता था। तो हम अपने आप को भी और आपको भी और जितने भी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी बधाई देता हूं कि उनका भी घर जिद में आ गया, क्योंकि अगर उनका आता तो उनका भी नहीं बचता। देखिए, अभी पैनल में बहुत से लोग बात कर रहे थे, मैं सबकी बातों से सहमत हूं। भाजपा के मित्र कह रहे थे कि ये जनता का जो है सरकार है और जनता के लिए हो रहा था। अरे जनता के लिए हो रहा था तभी तो जनता गया था कोर्ट में, और जनता नहीं कर रही थी, ये आपकी सरकार कर रही थी। और आज हंस रहे हैं चैनल पे बैठ के, शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये जनता के खिलाफ आया है, ये सरकार के खिलाफ नहीं मान रहे हैं, ये सरकार के खिलाफ है। सरकार पे 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट से और तमाम उन लोगों को जिनके घर गिराए गए हैं, जो अवैध रूप से जिनके घर नहीं बने हुए थे, उनको कोर्ट में फिर से जाना चाहिए और योगी जी और उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए जो कम से कम मुआवजा उनके घर को दे। जिन लोगों ने कभी जीवन में एक घर नहीं बनाया हो, जिन लोगों का अपना एक घर ना हो, जो विरासत की जिसको महल मिल गई हो, जो सरकारी सुख सुविधाओं का उपयोग करता हो, वो क्या जाने एक घर बनाने में क्या मेहनत और किस तरह से बनाई जाती है। और उस घर को आप जाके सिर्फ इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि सुबह शाम को वो किसी क्राइम में उसका नाम आता है और बाप दादाओं के पूर्वज किस घर बना हुआ है, पता चला 3-3 भाई साथ में रह रहे हैं, सारे भाई मिलके घर बनाए हुए हैं, पत्नी का माता का पैसा लगा हुआ है, और आप जाके सिर्फ खाली अपनी तानाशाही दिखाने के लिए वहां बुलडोजर से उस मकान को गिरा देते हैं। फिर आप कहते हैं कि बड़ी ढीठ से ये अवैध बना हुआ था। अरे भाई 7 साल 8 साल से आप सरकार में हो, आपको नहीं पता था कि कहां कहां चिन्हित है, कौन सा अवैध बना हुआ है? ये अवैध क्या रात रात पता चल जाता था, पेपर में नाम आता है, पुलिस की एफआईआर में दर्ज होती है। तो आप अपनी नाकामी को ऐसे मत छिपाइए। कौन कौन कह रहा है इस देश में कि जो अवैध संपत्ति जिसने तरीके से अर्जित किया उसका संपत्ति न छीना जाए? कौन कह रहा है जिन्होंने जब सरकारी जमीन पे या किसी की जमीन पे कब्जा करके बिना कागज का घर बना लिया हो या महल बना लिया उसको ना तोड़ा जाए? इसके खिलाफ कोई नहीं है। खिलाफ उसके है कि एफआईआर में नाम पढ़ते ही आप नाम देख के बुलडोजर चला देंगे, घर गिरा देंगे, आप नाम देख के एनकाउंटर कर देंगे। अभी शुक्रगुजार हूं और सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है ये हिंदुस्तान के उन 150 करोड़ वासियों के लिए आज अच्छा दिन है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो आदेश आया है ये आने वाले समय में एनकाउंटर के खिलाफ भी सरकार के खिलाफ आएगा, जिस हिसाब से नाम देख के जात देख के लोग इनकाउंटर करते हैं। अरे उसके लिए प्रावधान बना हुआ है, संविधान है, ये देश संविधान से चलता आ रहा है और संविधान से ही चलेगा। आप अपने बाबाही, अपने तानाशाही, अपने हिटलरी में आपको बुलडोजर बाबा कह दिया तो आप खुल के समान ही ना। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि मशीन से आदमी का कंपेयर कर रहे हैं आप इंसान हैं। आपको 25 करोड़ लोगों ने चुना है, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप तो योगी अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, उसमें नो डाउट, लेकिन आप काम नहीं सही से करते हैं। आप धर्म देख के, जात देख के, विशेष देख के आप काम करते हैं और उसके बाद फिर आपके नजर में जो यादव है, जो ब्राह्मण है, जो ठाकुर है, वो देख के आप नैरेटिव सेट करते हैं, सिलेक्टिव काम करते हैं आप। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो 1 अक्टूबर को भी आया था और इससे पहले भी विशाल जी, जब चाहे जिस पार्टी के लोगों ने बोला है या देश के प्रदेश की जनता ने बोला है, वो सब जानते थे कि ये अन्याय हो रहा है, ये संविधान के खिलाफ है। और वही आदेश 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा के दिया था और आज उन्होंने जजमेंट दिया है कि भाई ये काम आप नहीं कर सकते। बाकी सही काम करने के लिए जितने भी प्रावधान पहले भी थे, कोई योगी जी आज थोड़ी बना रहे हैं। संविधान तो 52-53 में 51 में बना हुआ है, तब से संविधान चल रहा है इस देश में 56 से जी। तो हम खुश नहीं है, इस देश की जनता खुश है। रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो चुनाव चल रहा है, हम जिस बात को कह रहे थे और जिसको सुन के हमें जो है खिजाया जाता था, जिसको सुन के हमें उससे जोड़ दिया जाता था, आज हम इसलिए खुश हैं कि हमें तुम जोड़ते थे अपराधियों से, हम जब मना करते थे, आज हम इसलिए खुश हैं क्योंकि तुम उस समय अपराधी जोड़ते थे, आज अपराधी तुमको बना दे सुप्रीम कोर्ट के नजर में आज सरकार अपराधी है और उसकी सजा उसको मिली है। और सरकार को सीख लेनी चाहिए, चाहे किसी भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार।
आपको पता है इनकाउंटर की बात आप करते हैं, इनकाउंटर के मामले में मुलायम सरकार नंबर 1 है। 13 मई 2007 से लेकर 14 मार्च 2012 वाली सरकार में 261 अपराधी मारे गए। अखिलेश की गवर्नमेंट 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 की सरकार में अपराधी इनकाउंटर में 40 मारे गए। योगी सरकार की 29 मार्च 2017 से अब तक 210 अपराधी मारे गए। जी, किसी की सरकार में कितनी भी मारी गई हो, जो फर्जी इनकाउंटर है वो गलत है, मैं कह रहा हूं फिर से। और हम गलत किए थे या गलत कर रहे थे तभी जनता ने मुझे उतार दिया, हमें हटा दी, सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये बात समझनी चाहिए भाजपा को कि वो भी गलत कर रहे हैं। अगर हम गलत थे वो भी गलत करेंगे तो उनको भी उखाड़ फेंकेंगे। यही जनता है जो सर पे भी बैठाती है, यही जनता जो जमीन पे भी ला खड़ा कर देती है। बिल्कुल। आप प्रतिस्पर्धा मत करिए ना। अगर हमसे कोई हो गई, अगर हमारी सरकार में कोई सरकार से या नेताओं से या पदाधिकारियों से या फिर हो सकता है ब्यूरोक्रेट से कोई चूक हो गई, गलत डिसीजन आ गया, तो आप ये देख के आप जस्टिफाई करेंगे कि मैं भी सही कर रहा हूं। जयप्रकाश जी के पास चलूंगा। जयप्रकाश जी, ये बड़े आरोप लगने लगे पुलिस के एनकाउंटर पर कि भाई सेटिंग कर दी और जाति देख रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? मतलब जब पुलिस अपराधी पे गोली चलाती है तो क्या आधार चेक हो रहा है, क्या हो रहा है, भगवान जाने। आरोप बहुत लग रहा है। जैसा कि इस पे आपने पहले भी सेशन किया था जी, पुलिस की कोई भी कार्रवाई होती है तो उस पे एक पक्ष तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें विरोध में कोई न कोई बात कहता ही है। और जो सबसे बड़ी बात और तटस्थ बात है कि पुलिस के एक्शन को जांचने परखने के लिए दुनिया भर की एजेंसियां हैं। जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है या मुकदमा लिखती है, तफ्तीश करती है, तो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करती है। जब भी इनकाउंटर होगा तो उसकी एक गाइडलाइन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने एक गाइडलाइन तय की है कि जब पुलिस से किसी भी तरह का किसी को कोई चोट पहुंचा देती है, चाहे वो डंडे से हो या किसी दूसरे तरह का उत्पीड़न हो, या इनकाउंटर में कोई आदमी मारा जाता है, या पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी एक सेट प्रक्रिया है जांच की। तो ऐसे किसी इनकाउंटर को सही गलत ठहराना ठीक नहीं है। उसकी जो सेट प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं के तहत उसकी जांच होनी चाहिए। और यदि वो संस्थाएं ठीक से जांच पड़ताल नहीं कर रही हैं तो उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानी जानी चाहिए, न कि पुलिस की सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानी जानी चाहिए। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सही है या गलत है, इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार, न्यायालय और दूसरी संस्थाएं जो जांच एजेंसियां हैं वो सारी सब पर जिम्मेदारी है। हर इनकाउंटर की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है वो ये देखे कि पुलिस का एक्शन जस्टिफाइड था या नहीं जस्टिफाइड था। यदि नहीं जस्टिफाइड था तो तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की संस्था होती है। तो पुलिस की हर कार्रवाई इन सारे पैरामीटर से होके गुजरती है। वही पैरामीटर तय करते हैं कि पुलिस का एक्शन सही था या गलत। देवेंद्र प्रमुख जी कुछ कहना चाह रहे थे। देवेंद्र जी। सर, मुझे दो चीज बहुत अच्छी लगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सपा के प्रवक्ता का कि उन्होंने अपनी इस वाणी में थोड़ा सा उनकी में क्रोध था, लेकिन एक सच्चाई आई निकल कर कि माननीय योगी जी के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वो ईमानदार है, नो डाउट। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? एक व्यक्ति जब ईमानदारी का आप तमका दे रहे विपक्ष में बैठकर, तो कहीं ऐसी संपत्ति तो है नहीं कि जिसके भाई भतीजा, बेटा बेटी, नाती नातन, पोते या पूरे परिवार के रिश्तेदार जो हैं वो हजारों या लाखों से कई सौ करोड़ की बात कर रहा हूँ, 100-200 नहीं, कई सौ करोड़ की अथाह संपत्ति इकट्ठा करना है। तो वो एनकाउंटर जांच जो हुए थे वो किस तरह हुए थे, आज किस तरह हुए हैं। और दूसरी बात, जब ये इन्हें लग रहा है कि जनता जो है वो डिसीजन करती है, जनता की जो बात है, तो जनता के लिए मैंने ये कहा है कि जनता की वजह से ही जो है उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनना बड़ी बात थी, और इस देश में तीसरी बार हरियाणा में इतिहास रचा जाना बड़ी बात थी। बुलडोजर, आज बुलडोजर वो भी लोग चला रहे हैं जहां हमारी सरकार नहीं है। क्यों चला रहे हैं भाई? आप जिन लोगों पर अब आप हम पर जो है इंगित करते हैं, अडानी अंबानी को लेकर सबसे ज्यादा काम कांग्रेस की सरकार, जिन प्रदेशों में आपकी सरकार, सारे लोग उनसे काम करा रही है। ये हमारे लिए दागी कैसे हो जाते हैं? आप कोई ऐसी एजेंसी लाइए, आप कोई ऐसी चीज लाइए जिससे हमें आप दिशा देख सके।
जिसे आप हमें सबूत पेश कर सकें कि हमने ऐसा किया। आपने सबसे ज्यादा आतंकवादी आपने छोड़े सरकार बनतनी। पहले ही आपकी सरकार माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी ने सबसे ज्यादा आतंकवादियों को, मैं क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा, मुकदमे वापिस ले लिए। भाई आप बात करते हो अतीक अहमद 11,000 करोड़ का तुम्हारे संरक्षण में बना, हमारे बहुत जोरिए जवाब देना आप। अरे ये जी जी आता हूँ देवेंद्र जी, ऐसे बात खत्म करके आता हूँ। तुम्हारे इतने बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे जेल में क्यों भाई? अब जांच उनकी नहीं हो, जांच यथा संपत्ति की नहीं हो, जो कल तक झोपड़ियों में रह रहे थे आज 1,000 करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। आपकी सरकारों का हिस्सा रहे भाई, मुख्यमंत्री की बराबर में कुर्सी चेयर डलती है। तो यही तो टसन है आप लोगों को। आप बुलडोजर चल रहा है, आप यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, तो यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है जिसमें बुलडोजर चला था, वहां नहीं बोल पाए आप लोग क्यों चला था। कितने मुस्लिम भाइयों ने रामपुर में इकट्ठा होकर कितनी जो है एप्लीकेशन या जाकर कितनी कार्रवाई, कितने कोर्ट में मुकदमे लड़े, उसके बाद बुलडोजर। चलिए देवेंद्र जी रोकूंगा, देवेंद्र जी आप सबको यहीं रोकूंगा। तो यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं अनिल झा का। वो कुछ जवाब उन्होंने भी तैयार किए हैं। जब बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात को रख रहे देवेंद्र रोक, तो उन्होंने भी बड़ा ज़रूरी जवाब देने की बात कही। अनिल जी जवाब दीजिए आप। दो बातें, एक पहले तो जो पूर्व IPS साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन सवाल तब उठता है पुलिस पे जब पुलिस चप्पल पहन के इनकाउंटर करता है। सवाल तब उठता है पुलिस पे जब पुलिस टी-शर्ट पहन के इनकाउंटर करता है। और सवाल तब उठता है पुलिस पे जब पुलिस घर से पकड़ के ले जाती है, थाने में बंद करती है और 24 घंटे बाद वो किसी जंगल में किसी चौराहे पे कट्टा के साथ या हीरोइन के साथ उसका इनकाउंटर होता है। तब सवाल करना बड़ा जरूरी हो जाता है, एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से भी और एक विपक्ष के पार्टी के कार्यकर्ता नेता होने की वजह से। बढ़ना और किसी को सवाल उठाने का जरूरत नहीं है। न्याय कौन करेगा, निष्पक्ष है या नहीं है, जांच कौन करेगा? विपक्ष के लोग। हम तो कह रहे हैं कि गलत हुआ, आप जांच करके मुझे दूध का दूध पानी का पानी करिए, आपका काम है, सरकार में आप बैठे। दूसरी बात मैं आता हूं देवेंद्र जी के बाद पे। मैंने योगी जी को ईमानदार कहा तो ये बड़ा खुश हुए, लेकिन साथ में अनाप शनाप बकने लगे। मैं फिर कह रहा हूं योगी जी एक ईमानदार नेता हैं। क्यों ईमानदार नेता कहता हूं उनको? क्योंकि जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो वही कपड़े पहनते थे जो आज मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ के पहन रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आज योगी आदित्यनाथ जी मानवीय नहीं है। उनका जो रवैया है वो अमानवीय है, वो सहनशील नहीं है। उनका भाषा शब्द मर्यादा ये नाम की चीज नहीं है। वो संविधान के कसम खा के संवैधानिक पद पे बैठ के अमर्यादित भाषा और टिप्पणी करते हैं। वो दूसरे लोगों का रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं। ये उनकी, मैंने अगर एक खासियत बोली तो उनकी मैंने 10 आपकी बुराई गिना दी। और सबसे बड़ी बात, वो नाकाम राजनेता, नाकाम मुख्यमंत्री हैं। वो तो ईमानदार हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे बैठे ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर रखी है। चाहे वो PWD से लेके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेके स्वास्थ्य विभाग से लेके आप चले आइए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कितने विभाग गिनाऊं। आज यही उत्तर प्रदेश में 3 दिन से इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के ईडी के पूर्व अधिकारी जो आजकल चेयरमैन बने हुए हैं, कुलपति बने हुए हैं, उनके तानाशाही रवैये के खिलाफ 4 से 5 हजार विद्यार्थी धरना दिए रखे हैं। इनके तानाशाही रवैये के खिलाफ से ये मुख्यमंत्री के अंडर में आते हैं। ये कुलपति, मुख्यमंत्री के पास सवाल नहीं है, जवाब नहीं है, समय नहीं है बात करने के लिए, तब ये उस पर लाठी चार्ज करते हैं। 69,000 शिक्षक धरना पे अपनी बात करने के लिए, अपने अधिकार मांगने के लिए बैठते हैं तो मुख्यमंत्री जी लाठी चलवा देते हैं। ये अमानवीय है उनके पास। मैंने ईमानदारी की बात करी, जो सच है वो सच है, और इसका मतलब थोड़ी कि मैं बेईमान हूं। मैंने अगर आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं बेईमान हूं, मैं भी ईमानदार हूं। आप सरकार में आप साबित करिए। आप खाली हिंदू मुसलमान, अभी आप जितनी बात बोले उसमें पर्सनल आ गए, आप मुलायम सिंह जी पे आ गए, आप मुसलमान पे चले गए, आप फलाने पे चले गए। अरे मुद्दों की बात करिए ना। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं मुद्दों पे जवाब दे रहा हूं आपको। आप पूछिए ना मुझसे, हमारे पार्टी के सवाल मैं आपको जवाब देता हूं। तो फिर मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत अच्छे आदमी हैं, चूंकि मठ से आए हैं, सन्यासी हैं, लेकिन व्यवहार जो उनका है वो सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक नहीं है। वो जो मंत्री पद पे बैठे हुए हैं उसको चलाना नहीं जानते हैं।
उनके नीचे जो नाक के नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठा है वो उनको कठपुतली बना रखा है। और यही रीजन है कि यही लोग उनको बदनाम करना, चाहे वो बुलडोजर चला के चाहे फर्जी इनकाउंटर करके। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, उनको जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको जो ब्यूरोक्रेट्स चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और आपके ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूं देवेंद्र जी, आपके तो विधायक, सांसद, मंत्री और कहीं कमरे में बैठ के आप भी चर्चा कर रहे होंगे अपने परिवार में कि ऐसा ऐसा हो रहा है। यहाँ बैठ के भले ही बड़ी बड़ी बातें करें, हम तो जो बातें पीछे करते हैं, जो अपने साथियों के साथ करते हैं, जो बाजार में और समाज में देखते हैं, वही बात टीवी चैनल पे बैठ के आपके सामने रख रहे हैं। चलिए मैं जरा तनुज के पास जाऊंगा। तनुज, जैसे बात अब इनकाउंटर की हो रही है, जैसे बुलडोजर पर रोक की बात है, फिलहाल तो अब इनकाउंटर की बात विपक्ष शुरू कर रहा है कि इनकाउंटर पे भी यही होगा। जैसे अभी जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई सारे क्राइटेरिया हैं, सब पे जांच होती है और क्लियर होता है। पुलिस पर मुझे तो लगता है पुलिस एक लौता ऐसा विभाग, जयप्रकाश जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, मुझे लगता है कि कुछ भी कहीं भी हो तुरंत सबसे तेज कार्रवाई किसी विभाग में होती है वो है पुलिस। अगर कहीं भी कुछ हो रहा हो, मैं देखता हूँ टारगेट पे पुलिस आती है कि ये हुआ नहीं, से पुलिस पहले तो वहाँ के लोकल थाने से, चौकी से ऐसे लोग हटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेन कल्पिट तक कोई नहीं जाता। सबसे पहला जो सबसे मुलायम चारा जिसे कहते हैं ना, वो चबाने को मिलता है तो पुलिस मिलती है। और सब पे आरोप भी सारे उल्टे सीधे दाएं बाएं सारे आरोप भी पुलिस के पास है। ड्यूटी नहीं करते हैं, इनकाउंटर फर्जी, चप्पल टी शर्ट सब में बता दिया। देखिए, मुझे लगता है इसके लिए हमारे साथ में जो एक्स आईपीएस बैठे हैं जयप्रकाश सर जी, वो बहुत और व्यवस्थित इस पे समझाएंगे। लेकिन मैं जरूर आज जो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो डिबेट है वो मुद्दों से जरूर हट चुकी है। बुलडोजर की जो कार्रवाई को लेकर के एक महत्वपूर्ण जो 15 बिंदुओं में सुप्रीम कोर्ट ने बात बताई, उसमें एक बिंदु विशाल मैं जरूर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये कहा है कि सुनवाई, अधिकारियों को सुनवाई करना होगी और वो जो सुनवाई करेंगे, अवैध अगर किसी की संपत्ति है और उसको निर्माण को ध्वस्त करना चाहते हैं तो उसकी सुनवाई करना होगी, और जो सुनवाई वो करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग उन्हें करना होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अब अधिकारी क्या सुनवाई कर रहे हैं वो उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी और उन्हें ये लिखित में बताना होगा कि वाकई में जो अवैध निर्माण है वो तोड़ना आवश्यक है या नहीं, और कितना आवश्यक है ये उनको एक रिपोर्ट बना करके देना पड़ेगी, जिसका ऑर्डर एक उन्हें वेबसाइट पर डालना होगा और ऑनलाइन ऑर्डर डलेगा। उसके बाद इस तरीके की कोई भी कार्रवाई इसमें आगे हो सकती। तो एक बहुत ही बड़ा, देखिए क्राइटेरिया बहुत सारे विशाल, यहाँ आज हम बात करें चाहे एनकाउंटर से रिलेटेड, चाहे बुलडोजर कार्रवाई से रिलेटेड, चाहे देखिए ये पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग मुद्दे उठते हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज जब बुलडोजर के ऊपर इतना महत्वपूर्ण डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है जिसको हम लोग सराहनीय बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके भी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे भी हमें ध्यान रख करके नजर डालने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, मैं जयप्रकाश जी के पास चलूंगा। जयप्रकाश जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया तनु, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जयप्रकाश जी के पास चलेंगे। जयप्रकाश जी, अभी जैसे फिर मैंने अनिल झा को सुन रहा था, आपने भी सुना, अब वो पुलिस को लेकर है, उनको चिंतित हैं बेचारे कि भैया पुलिस चप्पल में इनकाउंटर करती है, टी शर्ट में इनकाउंटर करती है, घर से ले जाके इनकाउंटर करती है, तमाम बातें वो कह रहे हैं। देखिए, कुछ एजेंसियां हैं जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के दौरान वो सादे वस्त्रों में रहती हैं और वो अपने को आम जनमानस में सम्मिलित किए रहती हैं, जिससे उनको सूचनाएं अपराधियों को मिले। सामान्य तौर पर आप देखेंगे एसटीएफ के लोग सादा कपड़ा ही पहनते हैं, और ये इनकाउंटर वैसे भी बाई चांस होता है, तो कोई वर्दी पहन के ये कह के जा रहा हो कि हम सज धज के वर्दी में जा रहे हैं इनकाउंटर करने, ऐसा कोई चांस नहीं होता। इनकाउंटर हमेशा बाई चांस हो रहा है। अब बाई चांस जो आदमी जिस वेशभूषा में है उसी में होगा, और एसटीएफ की ज्यादातर कार्रवाइयां जो वो अब सूचना संकलन के लिए अपराधियों के विषय में जानकारी हासिल करने के लिए निकलते हैं, तो सामान्यतया वो सादे वस्त्रों में रहते हैं। अब किसी के कोई पर्टिकुलर ड्रेस के कारण आप ये नहीं कह सकते कि उसकी कार्रवाई सही है या गलत है। सही गलत का निर्धारण जो मैंने आपको बताया वो तमाम क्राइटेरिया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने तय किया हुआ है
कि पुलिस के एक्शन को इन पैरामीटर से गुजरना होगा। यदि वो पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो पुलिस को जवाब देना होगा। तो जो एजेंसियां उस पैरामीटर को डिसाइड करती हैं, उदाहरण के स्वरूप यदि किसी को कोई इनकाउंटर में मारा जाता है तो उसके जो पोस्टमार्टम होता है वो वीडियोग्राफ होता है, उसका जो पंचायतनामा होता है मजिस्ट्रेट भरता है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और हर स्टेप की जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार को दिया जाता है। और उसमें ज्यादातर लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और उन सारे पेपर्स की जांच करते हैं कि ये जांच सही की गई है नहीं की गई है, पुलिस की जाती है या नहीं जाती है, इन सारी चीजों से गुजरना होता है। तो यदि कोई चीज गलत पाई जाती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है। तमाम ऐसे मामले आपको मिलेंगे, आप डाटा उठा के देखेंगे। तो इन्हीं एजेंसियों की जिम्मेदारी है ये तय करना कि ये पुलिस एक्शन सही है या गलत है। हम आप अपने किसी बेडरूम में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, चैनल पे बैठ के नहीं तय कर सकते कि किसी संस्था की कार्रवाई सही है या गलत है। चैनल पे बैठ के लेकिन सर्टिफिकेट दे सकते हैं? नहीं, दोनों नहीं दे सकते। नहीं नहीं, एक पक्ष की बात, आप तो आईपी साहब पूर्व आप नहीं, आप गलत सुनिए। आप कनेक्ट गलत कर रहे हैं अनिल जी, मुझे लग रहा है आप कनेक्ट गलत कर रहे हैं। आप हमने कहीं नहीं कहा, हमने सही गलत दोनों शब्द कहा है, आपने पूरा शब्द नहीं सुना। भाई आपको ये भी कहना चाहिए कि जो लोग ये कह रहे हैं वो उनकी बात सच हो सकती है, उसकी जांच होनी चाहिए। आप सुन नहीं रहे हैं। मैंने ये कहा कि चैनल पर बैठ के सही गलत नहीं कह सकते। ना हमने सही कहा ना गलत कहा। हमने कहा कि सही कोई ठहरा दिया कि सारे पैरामीटर पे हो रहा है। आपने तो कह दिया कि सारे पैरामीटर देख के आप चप्पल पहन के भी एनकाउंटर हो सकता है, टी शर्ट पहन के भी। देखिए बाई चांस में आप ये नहीं कह सकते कि कौन आदमी किस ड्रेस में है। नहीं, आपने सुना है कि जितने भी इनकाउंटर हुए हैं तो उसमें कहा गया कि इन्होंने पुलिस पे फायरिंग करी है, जवाब में फायरिंग किया गया है, और आप कह रहे हैं कि टी शर्ट पहन के चला जाता है वहां पे। अगर पुलिस देखिए पूरी टीम में सब लोग एक ही जैसे नहीं रहते। पढ़े लिखे हम लोग भी देखते हैं, ठीक है, हम लोग सिविल में हैं, हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग किताब पढ़े हुए हैं, आप कानून नियम सब मालूम है। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं वो बात आप समझे नहीं। मैंने कहा ये जांच करने की जिम्मेदारी जिसकी है उसको जांच करना चाहिए। विपक्ष के लोग, हम तो विपक्ष के लोग नहीं, बात विपक्ष की नहीं, मैं आपके दिया जाता था। नहीं, आप बात पूरी सुन लीजिए। तो मजाक से उड़ा दिया जाता था। अरे भाई, अरे अनिल भाई बात सुन लीजिए, उनसे बात सुन लीजिए। अनिल भाई बात सुन लीजिए, नहीं हूं और न ही आपकी बात को काट रहा हूं, न तो भाजपा के लोगों की बात काट रहा हूं। मैं वह बात कह रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किया है प्रक्रिया, चाहे वो आपकी सरकार हो या उनकी सरकार हो, सभी सरकारों में जांचों को इन्हीं प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप किसी पर्टिकुलर सरकार के विषय में ऐसी बात आप कह सकते हैं, राजनीतिक दल है, मुझे कहने का कोई राइट नहीं है। मैं तो वह बात कहूंगा जो नियम कानून है। आप उस नियम कानून को मानते हैं नहीं मानते, ये आपकी स्वतंत्रता है। तरीका यही है, यदि कोई भी एक्शन होगा तो जांच जो एजेंसियां करेंगी उन्हीं को हक है वो ये तय करे कि सही है या गलत है। मैं ये कह रहा था वो आप पे भी लागू होता है, और यदि भाजपा की सरकार है उन पे भी लागू होता है, बसपा की सरकार है तो उन पे भी लागू होता है, कांग्रेस की सरकार होगी तो उन पे भी लागू हो। पुलिस एजेंसी यही एजेंसी आपके समय में भी रहेगी और उनके समय में भी रहेगी, और कोई तीसरा आएगा तो उसके समय में भी रहेगी। कार्रवाई जो भी पुलिस से होगी, यदि उस पर उंगली उठेगी उसने जाति की है तो इन्हीं एजेंसियों की जिम्मेदारी है, वो जांच करेंगे और ये तय करेंगे कि पुलिस का एक्शन सही है या गलत है। चलिए जरा मैं जल्दी से देवेंद्र प्रमुख की तरफ चलूंगा, फिर फाइनल कमेंट महेंद्र सिंह जी लूंगा। जल्दी से देवेंद्र जी फाइनल कमेंट। देखिए सर, इसमें विशाल सर इतने अच्छे से क्लियर हो गया। हमारे सपा के मित्र बेवजह नाराज हो रहे थे, आज इतनी अच्छी डिबेट है और सबने स्वागत। नाराज नहीं हो रहा था, मैं सच्चाई बयां कर रहा था भाई, नाराज नहीं हो रहा था, मैं अपनी बात रख रहा था। नहीं, आप जैसे ये सोच रहे हैं कि जयप्रकाश सर हमारा फेवर ले रहे हैं, शायद आपने विश्लेषण आमतौर पे होता है सर, आमतौर पे होता है। चैनल पे बैठ के लोग चैनल बैठ के सरकार के पक्ष रखते हैं सर, उसमें कोई बुराई नहीं है। चैनल पे आप देखिए जितने भी लिख के आता है ना, समाज सेवी, उसके बाद लिख के आएगा ये वरिष्ठ पत्रकार, वो सब देखिए ना किसकी बात करते हैं वो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपकी बात ना करे तो अरे ये गलत बात है अनिल भाई, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। ये आप ही लोगों ने दो धड़ों में बांट दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं सर
कि सबसे पहले सब चीज का विश्लेषण होगा, एक एक चीज क्लियर होगी। मैंने सरकार का पक्ष रखा है और सरकार बिल्कुल तैयार है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिशा निर्देश किया उसका स्वागत करते हुए, कोई अगर 19-20 चूक हुई है तो उसको निर्धारित ठीक किया जाएगा, लेकिन क्राइम को पहली प्रायोरिटी खत्म किया जाएगा और भी स्पीड से किया जाएगा। इसमें बुलडोजर की कोई भूमिका नहीं है। बुलडोजर वहां चलेगा जहां था संपत्ति जो लॉ के अब तो बुलडोजर कहाँ चलेगा ये पोर्टल बताएगा। अब वो सरकारी पोर्टल बताएगा जो 3 महीने बाद, 3 महीने के अंदर बनाना। महेंद्र सिंह जी, फाइनल कमेंट। जी विशाल जी, दरअसल जो बात हो रही है कि अवैध है कि वैध है और उसको गिराना है, तो ये वाकई जो आप पहले शुरुआत में कह रहे थे कि चेन है। आपको जब कोई अपराधी पकड़ा गया तभी आपको पता चल रहा है कि अवैध है, जबकि उस अवैध की प्रक्रिया में कितने लोग शामिल रहे हैं। बिजली का कनेक्शन भी होता, पानी का कनेक्शन भी होता, सीवर लाइन भी पड़ जाती है। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो छोटे टाउन है, जो म्यूनिसिपैलिटी में भी नहीं आते हैं, वहाँ कौन सा मास्टर प्लान लागू होता है, वहाँ कौन सा नक्शा पास होकर के बनता है, तो सारे अवैध हो जाएंगे अगर उस तरीके से कहा जाए। तो एक तो ये कि घर गिराना खास तौर पे, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो अलग बात, जहाँ परिवार रहता है वो तो कम से कम वक्त देना चाहिए किसी भी हालात में। मतलब हाँ, अनलेस अनटिल कि वो किसी ऐसी परिस्थिति में है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, राष्ट्र हित में बहुत आवश्यक है उस जमीन का अधिग्रहण करना और वो सारी चीजें करना, तब आप गिराइए। क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत मतलब पिछली बार भी ये कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता, समाज को अच्छा नहीं लगता कि महिलाएं बच्चे बेघर होकर के बैठे हुए हैं, छत छिन गई। तो ये वाकई में मतलब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ये होना चाहिए। अभी सरकारों की देखिए, सबकी रणनीति है सबको घर देना, सबको आवास मिले। अब किसी का आवास है, वो मान लिया किन्हीं कारणों से, अब किसी की जमीन पे कब्जा करके बना हो तो अलग बात हो, तो अपराध में शामिल है। इस तरीके के उसमें सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक रहा, इस तरीके के उसमें कोई भी नहीं रोक रहा है। लेकिन सामान्य तौर पे जो घर हैं, जिस तरीके के घर मान लिया गिरा दिए गए, बहुत सारे हम लोगों ने देखा कि किसी के अपराध में शामिल भी नहीं, उसके भाई का भी घर गिरा दिया गया था, कि इंसिडेंट शायद यूपी से ही था। और जो आप कह रहे थे कि जो आवास में, प्रधानमंत्री आवास में बना, वो भी गिरा दिया गया था। ठीक है, तो कम से कम ये अधिकारियों को ही उन्होंने फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर कि भाई देखिए, आप थोड़ा संविधान के मुताबिक चलिए। सरकारें कई बार आपके ऊपर प्रेशर डालेंगी, लेकिन आप कम से कम संविधान के दायित्व का निर्वहन कीजिए, संविधान के आधार पर काम कीजिए। और इसीलिए वो गाइडलाइंस तय की गई है कि इतनी बड़ी कि आप डिजिटली आप उसको डालेंगे आदेश को और उठाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, ये प्रक्रिया हो गई और पूरे देश के ऊपर ये लागू होगी। अब कोई कम से कम ये माना जा सकता है कि मनमानी तो कम से कम नहीं करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए। हम लोग अब बात कर रहे थे आज की जिस तरीके से बुलडोज़र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन बनाई है। अब देखना होगा इस गाइडलाइन के बाद जो नोटिस जाएगी वो लोगों को मिल जाए, वरना लोग लगातार ये आरोप लगाते थे कि भाई हमारा घर गिरा दिया गया और नोटिस तक नहीं मिली। तो अब एक पारदर्शिता होगी सारी कार्रवाई में। और उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी से किसी का घर नहीं छीन सकते, अगर जब तक वो दोषी नहीं से दो, दोषी से दोने के बाद भी आप किसी का घर नहीं। तो फिलहाल बुलडोज़र में अभी तक जो ब्रेक लगना था वो लग चुका है। अब जो भी बुलडोज़र 1 इंच भी अगर आगे बढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के साथ ही बढ़ेगा। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।